हेलो, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है प्लेटो का साम्यवादी दर्शन। प्लेटो के साम्यवादी दर्शन के अंतर्गत हम लोग प्लेटो का साम्यवादी दर्शन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे संपत्ति का साम्यवाद, और पत्नियों का साम्यवाद। पत्नियों का साम्यवाद, दो चीजें हम लोग यहां पर क्लियर करेंगे आपको कि प्लेटो की जो विचारधारा और दर्शन था उसके अंतर्गत जो साम्यवादी विचारधारा थी, उस विचारधारा के पीछे मूल उद्देश्य यह था कि प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। वो व्यक्तिगत संपत्ति को महत्व देना नहीं चाहता था और न ही व्यक्तिगत पत्नी को महत्व देना चाहता था, बल्कि प्लेटो का मानना था कि आदर्श राज्य के अंतर्गत ऐसी कोई भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं हो जिसके कारण समाज के अंतर्गत जो व्यवस्था बनी हुई है उसके द्वारा मूल रूप से उसका विकास नहीं हो। प्लेटो मूल रूप से जो संपत्ति के प्रति और परिवार के प्रति दार्शनिक राजाओं का जो आकर्षण बना हुआ था उसमें उसका अंत करना चाहता था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि नेटिल शिप के शब्दों में हम लोग बात करेंगे तो प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा द्वारा उत्पन्न की हुई विचारधारा को प्रभावशाली बनाने वाला तथा उसे नव जीवन एवं नव शक्ति प्रदान करने वाला अनुवादक यंत्र है। अर्थात प्लेटो के हम लोग पहले साम्यवादी संपत्ति के साम्यवाद को अगर अपन पढ़ें तो आप लोग देखेंगे कि प्लेटो व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन करना चाहता था और प्लेटो के पीछे जो साम्यवाद का मूल पर्पस था, जो मूल उद्देश्य था, वो ये था कि सामाजिक व्यवस्था को कायम करना, राजनीतिक व्यवस्था को कायम करना और संरक्षण वर्ग को उत्तरदायित्व का ज्ञान कराना। और संरक्षण वर्ग में कौन आते हैं? राजा आते हैं, दार्शनिक राजा, सैनिक, शासक और उत्पादक वर्ग, ताकि वो समाज के अंतर्गत सभी वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व कर सके। तो प्लेटो के साम्यवादी जो है आपके संपत्ति के साम्यवाद की अगर अपन बात करें तो संपत्ति के साम्यवाद के अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति का अंत करके प्लेटो ये चाहता था कि हीन भावना है, ईर्ष्या है, प्रतिस्पर्धा है, स्वार्थ है, लालच है आदि दुर्गुणों का विकास नहीं हो, ताकि व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होकर पथभ्रष्ट नहीं हो सके। अतः हम लोग प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद की जो बात कर रहे हैं, संरक्षण वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए प्लेटो कहता है कि संरक्षक वर्ग के लोगों के पास न तो धन होगा और न घर होगा और न निजी संपत्ति होगी, न सार्वजनिक घरों के अंतर्गत वो लोग क्या करेंगे? निवास करेंगे। यानी कि व्यक्तिगत रूप से उनके कोई भी महल नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्लेटो का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि संपत्ति के आधार पर किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का विकास नहीं हो। अब संपत्ति के साम्यवाद में उसका उद्देश्य क्या था? मेन जो पर्पस है, उसका जो मेन जो फोकस है वो ये था कि सामाजिक व्यवस्था को कायम करना। प्लेटो आत्मा के 3 गुण बताता है, विवेक, साहस और तृष्णा। इन तीनों आधारों पर वह वर्ग व्यवस्था की परिकल्पना करता है। प्लेटो का तर्क है कि विवेक प्रधान वर्ग का कार्य है
कि वे प्रशासन का संचालन करें, साहस प्रधान वर्ग का कार्य है कि वे रक्षा संबंधी कार्य करें, तथा तृष्णा प्रधान वर्ग का कार्य है कि वे उत्पादन करें। यानी कि प्लेटो की विचारधारा और दर्शन को हम लोग देखें कि जिस वर्ग को जो कार्य सौंपा गया है वो वही कार्य करें और ताकि राज्य का विकास हो सके। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद के अंतर्गत जो विशेषताएं उभर कर सामने आ रही है वो यह है कि साम्यवाद प्राकृतिक नहीं, नेचुरल गिफ्टेड नहीं है, बल्कि ये क्या है, मॉरलिटी यानी कि नैतिकता पर आधारित है। नंबर 2 है साम्यवाद जो है सामान्य साम्यवाद नहीं है बल्कि सीमित साम्यवाद है। और नंबर 3 है साम्यवाद तरफ सत्यवाद है तो दूसरी तरफ कुलीनवाद भी है। तो ऐसी स्थिति में प्लेटो की विचारधारा के अंतर्गत जो संपत्ति का साम्यवाद है वो मूल रूप से परिवार एक संस्था है और बच्चों का भरण पोषण करना सार्वजनिक कार्यालय के अंतर्गत करें। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्लेटो ने साम्यवाद के अंतर्गत किसी वर्ग विशेष को महत्व नहीं दिया। दूसरा आ रहा है बच्चों पत्नियों का साम्यवाद। देखिए स्त्रियों के साम्यवाद की बात करें तो प्लेटो ने बहुत बढ़िया बात कही। दार्शनिक राजा के लिए उसने कहा कि किसी भी राजा की निजी पत्नी नहीं होनी चाहिए, उसकी निजी जो है वैवाहिक संबंध नहीं होना चाहिए और कोई व्यक्ति ये नहीं कहे कि ये मेरी पत्नी है। प्लेटो ऐसा एक दार्शनिक व्यक्ति हुआ जिसने ये कहा था कि पत्नी और परिवार के मोह में आकर के व्यक्ति क्या करता है, कंचन और कामिनी के मकड़ जाल में फंस जाता है और ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, कर्तव्य से विमुख हो जाता है। तो प्लेटो की जो विचारधारा थी उसने कहा अभिभावक वर्ग के लिए निजी संपत्ति, परिवार तथा स्त्री से उसको वंचित रखा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि प्लेटो की जो विचारधारा और दर्शन को हम लोग देखें तो बोसाके के शब्दों में यह कहा गया है, संरक्षण वर्ग में व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन का उत्साह मात्र है जो कि विचारों में एकता की आवश्यक शर्त है। तो प्लेटो का जो विचार दर्शन है, बांकर ने भी कहा है कि संरक्षक वर्ग के पारिवारिक जीवन का उन्मूलन करना प्लेटो को व्यक्तिगत संपत्ति के उन्मूलन का एक अवश्यम भावी उत्साही प्रतीत होता है। अतः यदि संरक्षक वर्ग का ध्यान संपत्ति संचय वृत्ति से हटाना है तो यह आवश्यक है कि इस संचय वृत्ति को प्रोत्साहन देने वाली परिवार संस्था का उन्मूलन कर दिया जाए और ऐसा होने पर ने बांस रहेगा और ने बांसुरी बजेगी। यानी कि प्लेटो की विचारधारा और दर्शन के अंतर्गत इस बात को महत्व दिया गया है कि राजा कंचन और कामिनी से दूर रहें। उसने कहा कि सार्वजनिक जगहों के अंतर्गत सभी औरतें निवास करें, न किसी का स्थायी पति हो और न किसी स्थायी पत्नी हो, बल्कि सभी लोग और उनका भरण पोषण बच्चों का सभी जगह होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। इसके अलावा उसने एक बात बहुत बढ़िया कही कि पत्नी के साथ में जब सहवाग हो, जब औरत ऋतुमती हो तो उसके पश्चात के अंतर्गत उसके साथ में जो है सहवाग होना चाहिए ताकि उससे होने वाली संतान नौजवान बलिष्ठ हो सके। और एक इसने ये कहा था प्लेटो ने कि जब लड़की नौजवान हो तभी उसके साथ में शादी करनी चाहिए ताकि वो बलिष्ठ और बलवान पुत्रों को जन्म दे जिससे राज्य की रक्षा हो सके। तो प्लेटो की विचारधारा और दर्शन में हम लोग देखते हैं तो नंबर 1 आता है संरक्षक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करवाना। देखिए प्लेटो ने संरक्षक वर्ग को पारिवारिक मोह से दूर रखा। प्लेटो अपने परिवार के साम्यवाद के आधार पर संरक्षक वर्ग को परिवार के मोह से दूर रखना चाहता है और उसका तर्क है कि परिवार ही वह संस्था है जो व्यक्ति में संचय की प्रवृत्ति,
अपना पराया, लोभ, लालच आदि दुर्गुणों का विकास करती है। अतः जब अभिभावक वर्ग को इस पारिवारिक मोह से मुक्त कर दिया जाएगा तो वह अपने कर्तव्य का पालन भली भांति रूप से कर सकेगा। तो नंबर 1 उसने क्या किया, पारिवारिक मोह से दूर रखा। नंबर 2, राज्य में एकता स्थापित करना। देखिए, प्लेटो के अनुसार परिवार व्यक्ति में तेरे मेरे की भावना को बढ़ावा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने तथा अपने परिवार के हितों की पूर्ति करने हेतु सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। प्लेटो का कहना है कि राज्य को एकता में पारस्परिक संघर्ष का अंत होना आवश्यक है। इस प्रकार प्लेटो संरक्षक वर्ग के स्त्री पुरुष को एक ही परिवार में परिणित करके राजनीतिक एकता की प्राप्ति चाहता है। प्लेटो के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए बांकर ने लिखा है कि परिवार के उन्मूलन का दिन राज्य की एकता के उद्घाटन का दिन होगा। यानी कि प्लेटो ने परिवार को अंत करना राज्य के हितों के लिए आवश्यक माना। नेक्स्ट आता महिलाओं की मुक्ति तथा समान अधिकार। प्लेटो अपने परिवार के साम्यवाद के माध्यम से महिलाओं की तथा समान अधिकार की बात करता है। प्लेटो कहता है कि महिलाओं को जो है आपके एथेंस और स्पार्टा के अंतर्गत परिवार एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है, पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। अतः प्लेटो नारी को अपने इस जीवन से निकालना चाहता है। प्लेटो की विचारधारा थी कि नारी और पुरुष यानी कि महिला और पुरुष को समान अधिकार होना चाहिए, तभी वो मूल रूप से कार्य कर सकेंगे। अतः कॉसमैन ने कहा है कि देखिए, एक बात मैंने कल भी बताई थी इस बारे में, समानता का अधिकार में प्लेटो कहता है कि कुत्ता और कुत्ती का उदाहरण दिया उसने कहा कुत्ता घर की रखवाली में जितनी रक्षा करता है उतनी कुत्तियां भी भौंक भौंक करके रक्षा करती है। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि दोनों को जो है प्लेटो ने बराबर महत्व दिया। नेक्स्ट आता है श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति। प्लेटो का विचार है कि स्त्री पुरुष का सहवर्ग भी व्यक्तिगत इच्छाओं की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि राज्य के व्यापक हितों को दृष्टि में रखकर होना चाहिए। राज्य के हितों के लिए यह आवश्यक है कि वे श्रेष्ठ नस्ल की संतान पैदा करें। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि राज्य का जो मूल उद्देश्य है वो मूल रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि बच्चों को शिशु गृहों के अंतर्गत रखा जाए और उनका पालन पोषण किया जाए ताकि वो अपना विकास कर सके। और नेक्स्ट पॉइंट आता विवाह संस्था में सुधार। देखिए, प्लेटो का जो विवाह संस्था में सुधार का मूल उद्देश्य था वो नैतिक और पवित्र बंधन मानता है प्लेटो। और इसके लिए उन्होंने कहा कि स्त्रियां जब यौवन अवस्था में हो, लड़कियां जब यौवन अवस्था में हो तब उनका विवाह करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत प्लेटो के पत्नियों का जो साम्यवाद है उसके अंतर्गत जो है मूल रूप से प्लेटो ने इस विचारधारा को महत्व देते हुए बल दिया कि प्लेटो चाहता था कि मूल रूप से अपने साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों के साम्यवाद के माध्यम से एक राज्य की सुंदर राज्य का निर्माण करना चाहता था। नेक्स्ट आता है प्लेटो का आदर्श राज्य। आदर्श राज्य प्लेटो आदर्श राज्य। देखिए, प्लेटो के आदर्श राज्य की मैं अगर बात बताऊं आपको तो आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की परिकल्पना की वो उसकी पुस्तक हम लोग रिपब्लिक के अंतर्गत देखते हैं। और उसकी पुस्तक रिपब्लिक के अंतर्गत प्लेटो ने जो विचारधारा और दर्शन दिया और इस बात पर बल दिया कि उसके आदर्श राज्य की जनसंख्या क्या होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। देखिए,
प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई और इस आदर्श राज्य के लिए उसने कहा कि एक राजा जो है, शासक वर्ग, दार्शनिक कैसा होना चाहिए, उसका न्याय व्यवस्था कैसा होनी चाहिए, शिक्षा क्या होनी चाहिए, महिलाओं की क्या स्थिति होनी चाहिए, यानी कि उन्होंने सर्वव्यापक रूप से सारी व्यवस्था का विवेचन किया। तो प्लेटो के जो विचारधारा और दर्शन है वो मूल रूप से यह है कि नंबर 1 आता है कि दार्शनिकों का शासन। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का जो शासक है वो दार्शनिक राजा होना चाहिए और दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ स्वयं अपने हितों का पूर्ण दायित्व निर्वहन करता है और समुदायों के हितों की पूर्ति करना उसका मुख्य लक्ष्य मानता है। वह जो आदर्श राज्य के अंतर्गत बात करता है तो नंबर 1 करता है दार्शनिक राजाओं का शासन। दार्शनिक राजाओं का शासन। नंबर 2 आता है निरंकुशता असीमित नहीं। निरंकुशता असीमित नहीं। निरंकुशता असीमित नहीं। प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक की निरंकुशता असीमित नहीं होती है। वह यूनानी साहित्य के प्रचलित अर्थों में स्व इच्छाचारी शासक नहीं है, बल्कि दार्शनिक राजा को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वे संविधान के मूल प्रावधान के अनुसार पालन करें, तभी आदर्श राज्य की स्थापना होगी। नंबर 3 आदर्श न्याय व्यवस्था। नंबर 3 आदर्श न्याय व्यवस्था। आदर्श न्याय व्यवस्था में जो प्लेटो ने बात कही है, न्याय ही राज्य की एकता को बनाए रखने वाला सूत्र है। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं। इन गुणों के आधार पर व्यक्ति का कार्य और दायित्व का निर्धारण होता है, इससे वर्ग बनते हैं। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन किया जाता है और जो व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वहन करता है वही मतलब कि न्याय है। नंबर 4 नागरिकों के 3 वर्ग। नागरिकों के 3 वर्ग। नागरिकों के 3 वर्ग हैं विवेक, साहस और तृष्णा। विवेक के अनुसार कौन होता है? शासन करने वाला। साहस के अनुसार सेना और तृष्णा के अनुसार उत्पादक वर्ग। तो इस आधार पर भी प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की। नेक्स्ट आता है कार्यात्मक विशेषीकरण का महत्व। नंबर 5 कार्यात्मक विशेषीकरण। कार्यात्मक विशेषीकरण से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति वही कार्य करेगा जिन्हें करने में उसके पास सर्वाधिक योग्यता हो। यानी कि कार्य के विशिष्टीकरण पर महत्व दिया गया है और जिस व्यक्ति को जो कार्य अच्छा लगता है उसे करते रहना चाहिए, तभी आदर्श न्याय की स्थापना होगी। नेक्स्ट आता है शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। देखिए प्लेटो ने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मतलब कि राज्य की आवश्यकता के अनुसार हो। शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण। प्लेटो ने कहा कि नियंत्रित शिक्षा से राज्य का विकास होगा और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य दार्शनिक राजा का निर्माण करना होना चाहिए। ऐसे फिलोसोफर किंग की स्थापना होनी चाहिए जिसके द्वारा मैं आपको बताऊं कि राज्य का निर्माण हो सके। नेक्स्ट आता है कुरुचिपूर्ण कला तथा साहित्य पर प्रतिबंध। कुरुचिपूर्ण यानी कि आदर्श राज्य के अंतर्गत ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा जो रुचि का साहित्य सर्जन नहीं हो, विज्ञान नहीं हो, तकनीक नहीं हो। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो कुरुचिपूर्ण साहित्य है उनका सर्जन नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था। प्लेटो की जो विचारधारा थी उसमें आदर्श राज्य में
संरक्षण वर्ग के लिए पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था की। उसका तर्क है कि ऐसा करने का मूल उद्देश्य इस वर्ग को कंचन व कामिनी के मोह से मुक्त रखना है और उन्हें अपने दायित्वों के निर्वाह करने के लिए तैयार करना है। तो प्लेटो की जो विचारधारा थी वो मूल रूप से पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद, कंचन और कामिनी से दूर रखने की बात कही। और एक प्लेटो ने बहुत बढ़िया बात कही, वो थी आदर्श राज्य में महिला और पुरुषों को समान प्रतिनिधित्व है। प्लेटो महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंतर्गत रखना नहीं चाहता था, उन्हें घर से बाहर निकालकर शिक्षा, जीवन यापन, शासन आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करना चाहता था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्लेटो की विचारधारा और दर्शन के अंतर्गत प्लेटो ने जो बात कही वो मूल रूप से आपके आदर्श राज्य के निर्माण के लिए बात कही थी, और उसने इस बात पर बल दिया कि हम आदर्श राज्य की स्थापना कैसे कर सकते हैं। तो आदर्श राज्य के अंतर्गत उसने समानता के सिद्धांत पर बल दिया ताकि राज्य की जो विचारधारा और जो दर्शन बना हुआ है वो मूल रूप से जनता के अनुकूल बना रहे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा बच्चों, थिंकर आ रहा है, वो आ रहा है अरिस्टोटल। प्लेटो का जो हमने अब तक सिद्धांत का अध्ययन किया, न्याय सिद्धांत का, आदर्श राज्य का, दार्शनिक राजा का या साम्यवाद का, पत्नियों का साम्यवाद है, संपत्ति का साम्यवाद। नेक्स्ट जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत जो वैज्ञानिक विचारक के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है अरिस्टोटल। और इसीलिए अरस्तु को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु मूल रूप से आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक विज्ञान के पिता के रूप में अगर किसी को याद किया जाता है तो वो आता है अरिस्टोटल का नाम आता है। और अरिस्टोटल के बारे में ये कहा जाता है कि सुकरात ने जो वृक्ष लगाया, प्लेटो में वो बेल की भांति फैलने लगा और अरिस्टोटल की विचारधारा के अंतर्गत उसमें पुष्प खिलने लगे। तो अरिस्टोटल मूल रूप से एक जो है वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेता है और वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अरिस्टोटल ने कल्पना को महत्व नहीं देते हुए वो वास्तविक धरातल पर आपकी बात करता है। वो प्लेटो की निगनात्मक पद्धति का अनुसरण नहीं करता है बल्कि आगनात्मक पद्धति का अध्ययन करता है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान जो है वो अरस्तु से प्रारंभ होती है और उसकी महान कृति जो है मूल रूप से है वो है आपकी पॉलिटिक्स। और उस पॉलिटिक्स के अंतर्गत अरस्तु ने जो सिद्धांत दिए वो नंबर 1 आता है उद्गमनात्मक पद्धति। उद्गमनात्मक पद्धति प्लेटो निगनात्मक पद्धति को काम में लेता है, ये उद्गमनात्मक पद्धति को काम में लेता है। और इसके पीछे मूल कारण ये कि तथ्यों के आधार पर बात करता है और तथ्यों के आधार पर राजनीति विज्ञान को नवीन दिशा प्रदान करता है। और इसीलिए उसने 158 संविधानों का अध्ययन करके निश्चित शासन व्यवस्था के ऊपर पहुंचा है। नंबर 2 आता है नैतिकता का राजनीति से पृथक्करण। अरिस्टोटल एक ऐसा विचारक था जिसने शासक वर्ग को परिवार, घर, संपत्ति सभी को छोड़कर शासन कार्य करने पर बल दिया। और अरिस्टोटल ने जो है मूल रूप से ये कहा कि नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण किया जाना चाहिए, तभी हम आधुनिक राजनीति विज्ञान और वैज्ञानिक तरीके से शासन कर पाएंगे। राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण। राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण। देखिए
अरिस्टोटल ने राज्य का जो विकास है, जो उत्पत्ति का सिद्धांत है, नागरिकता है, कानून है और जो विचारधारा और दर्शन है, उसको क्रमबद्ध रूप से जो है एकीकृत करके उसका विवेचन प्रस्तुत किया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो अरिस्टोटल है वो राज्य के विकास के बारे में बात करता है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता व सत्ता में समन्वय। स्वतंत्रता स्वतंत्रता व सत्ता में समन्वय। सत्ता में समन्वय। देखिए, जो बात आपके है वो मूल रूप से स्वतंत्रता व सत्ता में समन्वय। अरिस्टोटल ने जो विचारधारा और दर्शन दिया, उसने एक फ्रीडम की बात की, लिबर्टी की बात की, फंडामेंटल राइट्स की बात की, लेकिन साथ में उसने ये भी कहा कि स्वतंत्रता और सत्ता में समन्वय होना चाहिए ताकि देश का विकास हो सके। नेक्स्ट उसने दिया कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत। कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत। कानूनी संप्रभुता से तात्पर्य यह है कि इस सिद्धांत में उसने यह बतलाया कि एक व्यक्ति विशेष की प्रभु सत्ता नहीं होती है, बल्कि संप्रभुता का आधार तो कानून ही होता है, जिसको मानकर व्यक्ति संप्रभुता का प्रयोग करता है। इसके अलावा वह यह भी कहता है कि प्रभु सत्ता व्यक्ति में निहित नहीं होकर बल्कि कानून में निहित होती है। इस प्रकार अरस्तु की राजनीति शास्त्र को कानूनी प्रभु सत्ता की महत्वपूर्ण देन है, यानी कि उन्होंने लॉ मेकिंग की बात की। और नेक्स्ट उसने बात बताई सरकार के अंगों का निर्धारण। सरकार के अंगों का निर्धारण। सरकार के अंगों का निर्धारण। उसने अरिस्टोटल ने पहली बार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य कानून को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य कानूनों को संरक्षण देना। ये तीनों अंगों का निर्धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में नाम आता तो उसका नाम आता है अरिस्टोटल का। नेक्स्ट आता है राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर विचार। राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर विचार। राजनीतिक अर्थव्यवस्था से तात्पर्य यह है कि अरस्तु ने व्यक्तिगत संपत्ति को स्वीकार करते हुए राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें उसने यह बताया कि व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति तो रखनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो कि इससे समाज की आर्थिक असमानता बढ़े। अतः वे गरीबों व अमीरों के बीच में खाई को दूर करना चाहते थे। नेक्स्ट आता मध्यम वर्ग का अनुसरण। मध्यम वर्ग का अनुसरण। मध्यम वर्ग का अनुसरण। प्लेटो की जो विचारधारा थी वो मूल रूप से मध्यम वर्ग का अनुसरण। अरस्तु ने प्रत्येक विचारों को अति से बचना चाहता था और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि उसने मध्यम वर्ग का अनुसरण किया। नेक्स्ट आता है संविधानों का वर्गीकरण। अरिस्टोटल ने 158 संविधानों का अध्ययन करके और आपके जो है राजतंत्रीय शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ माना। उसने कहा कि एक व्यक्ति का शासन है तो वो राजतंत्र होगा, कुछ लोगों का शासन है तो वो कुलीन तंत्र होगा, और बहुसंख्या का शासन है तो बहुतंत्र होगा। तो राजतंत्र से निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र से धनिक तंत्र और बहुतंत्र से लोकतंत्र, यानी कि जो शुद्ध रूप और विकृत रूप, इन बातों का उसने उल्लेख किया। और नेक्स्ट आता है नागरिकता की व्याख्या। अरिस्टोटल नागरिकता की व्याख्या करता है और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं ये उसकी मौलिक देन है और इसीलिए उसका महत्व बढ़ रहा है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत।
अरिस्टोटल पहला राजनीतिक वैज्ञानिक विचारक हुआ जिसने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों में शक्तियों का पृथक्करण करके शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को महत्व दिया। यानी कि अरिस्टोटल ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत दिया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि वो चेक एंड बैलेंस, शक्ति संतुलन के सिद्धांत के साथ साथ में नियंत्रण और संतुलन, शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन की बात करता है। तो हम लोग देखते हैं कि अरिस्टोटल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के अंतर्गत इस बात को महत्व दिया कि हमेशा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए ये बात हमेशा होनी चाहिए कि मूल रूप से अरिस्टोटल की जो विचारधारा थी और जो दर्शन था उसके अंतर्गत उसने जो बात कही है, मूल रूप से उसने ये कहा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा। और इसीलिए अरिस्टोटल एक आधुनिक वैज्ञानिक जनक के रूप में जाना जाता है। उसने कहा मनुष्य एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है और जो मनुष्य समाज या राज्य में नहीं रहता है वो मतलब पशु है या देवता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अरिस्टोटल इसीलिए आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक विचारक के रूप में जाना जाता है। थैंक यू।